राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट में राजनीति विज्ञान के मूल आधार में आपका पुनः स्वागत। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैंने राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पर विस्तार से विचार विमर्श किया और आज की वीडियो में मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास की अवधारणा के संबंध में आप सभी के समक्ष इस संकल्पना को समझाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, विद्यार्थियों, यह कंसेप्ट, यह संकल्पना, अवधारणा मुख्यतः उदारवादी परंपरा की देन है और राजनीतिक विकास की संकल्पना प्रारंभ में अमेरिकी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 1960 से 70 के मध्य प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इसका प्रादुर्भाव हुआ और इस संकल्पना का उद्देश्य, ध्येय, लक्ष्य नवीन, नवोदित एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील और अविकसित देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना था। उनके मध्य होने वाली सामान्य उथल पुथल को जानना था। मित्रों, विद्यार्थियों, राजनीतिक विकास के संबंध में जितनी भी विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों में एक मत नहीं पाया जाता। विभिन्न विद्वानों ने इसकी भिन्न भिन्न प्रकार से अवधारणा, संकल्पना को प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से आज की वीडियो में हम लुसियन पाई और आमंड और पावेल के द्वारा राजनीतिक विकास की अवधारणा को जो समझाने का प्रयास किया है, उस पर चर्चा करेंगे। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास अंततः राजनीतिक संस्कृति और प्राधिकृत संरचनाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं के परस्पर संबंधों के बीच घूमता रहता है। लुसियन पाई महोदय राजनीतिक विकास को समानता, क्षमता और संरचनात्मक विभिन्नीकरण के रूप में समझाते हैं। आमंड और पावेल भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्थाओं की स्वायत्तता और लौकिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास को बताने का प्रयास करते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, यदि राजनीतिक विकास की अवधारणा और अर्थ को यदि हम समझें विभिन्न विद्वानों के अनुसार, तो रिंग्स महोदय कहते हैं कि राजनीतिक विकास मूल्य चयनों पर आधारित संगठनात्मक निर्णय ले सकने की बढ़ती हुई योग्यता है। इसके अलावा ऑर्गनसी महोदय कहते हैं कि राजनीतिक विकास राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र के मानवीय एवं भौतिक स्रोतों का उपयोग करते हुए शासन की कार्यकुशलता एवं दक्षता बढ़ाने का नाम है। ऑर्गनसी महोदय अपने इस परिभाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र के जो मानवीय और भौतिक जितने भी संसाधन हैं, स्रोत हैं, उनका उपयोग करते हुए शासन की जो कार्यकुशलता और दक्षता बढ़ाई जाती है, वो सभी बातें राजनीतिक विकास के अंदर समझी जाती है। मित्रों, विद्यार्थियों, सीवी गैना राजनीतिक विकास की परिभाषा को
बताते हुए कहते हैं कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है जिससे जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यक्षमता एवं उसकी उपव्यवस्थाओं में स्वायत्तता आ जाए। विद्यार्थियों, मित्रों, श्री विगेन अपनी इस परिभाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत जितनी भी इस शासन और सत्ता की संरचनाएं हैं, प्राधिकृत संरचनाएं हैं, उनमें जो विशेषीकरण उत्पन्न होता है, उनमें जो स्पेशलाइजेशन होता है, उनमें जो विभिन्नीकरण होता है, इसके अलावा राजनीतिक संस्कृति का ऐसा लौकिकीकरण जिसमें जनता में समानता स्थापित हो जाए और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाए और उसकी उपव्यवस्थाओं में स्वायत्तता आ जाए, ऐसी सभी स्थिति राजनीतिक विकास के अंदर समझी जाती है। मित्रों, विद्यार्थियों, राजनीतिक विकास के विभिन्न विद्वानों के अनुसार परिभाषा को समझाने के बाद, अर्थ को समझाने के बाद, हम विशेष रूप से लुसियन पाई और आमंड और पावेल के द्वारा राजनीतिक विकास को जो बताया गया है उस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर राजनीतिक विकास की जो विशेषताएं, उन 3 विशेषताओं का वर्णन किया है। पहली विशेषता वो बताते हैं समानता के रूप में, दूसरी विशेषता क्षमता है और तीसरी विभिन्नीकरण अथवा विभेदीकरण अथवा विशेषीकरण है। हम बारी बारी से एक का सभी का वर्णन करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, समानता से तात्पर्य लुसियन पाई महोदय का लोकप्रिय शासन से है। लोकप्रिय शासन जिसमें कम से कम दिखावा हो। दूसरी, समानता के अंतर्गत ही राजनीतिक क्रियाकलापों में लोगों की बढ़ती हुई सक्रिय भागीदारी हो, उन्हें अवसर की समानता मिले। इसके अलावा समानता के अंतर्गत कानून का शासन होना चाहिए, कानून की सार्वभौमिक प्रकृति होनी चाहिए और कानूनों को कम से कम मात्रा में, कम से कम लोगों के द्वारा कानूनों का उल्लंघन किया जाना चाहिए। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो सभी समानता के अंतर्गत जानी जाती है। समानता के अंतर्गत ही राजनीतिक दलों पर भर्ती के लिए योग्यता पर आधारित सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो पदों में भर्ती के लिए जो मानक सिद्धांत रखे गए हैं, चाहे वो योग्यता हो, चाहे वो उपलब्धियां हो, सभी वंश परंपरा और जाति धर्म से दूर रहने चाहिए। मित्रों, विद्यार्थियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी, भारत के संविधान के अंतर्गत भी मूल अधिकारों में समानता को स्थान प्रदान किया गया है। विद्यार्थियों, समानता के बाद लुसियन पाई महोदय दूसरी राजनीतिक विकास का जो लक्षण बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो क्षमता से है। और क्षमता का संबंध राजनीतिक व्यवस्था की, पॉलिटिकल सिस्टम की निष्पादन क्षमता से है, अर्थात प्रभावकारिता से है। कहने का तात्पर्य पॉलिटिकल सिस्टम से, राजनीतिक व्यवस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वो विशिष्ट क्षमता के साथ जनता की मांगों को पूरा करे। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए विवादों का समाधान करना और जनता की मांगों की पूर्ति करना सभी क्षमता के अंतर्गत ही माने जाते हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह बुद्धि संगत बने, ये सभी बातें क्षमता के अंतर्गत आती हैं। विद्यार्थियों,
मित्रों, जब शासन और सत्ता पूरी कार्यकुशलता, दक्षता और क्षमता से अपने कार्यों का संपादन करती है तो वो निश्चित रूप से पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लक्षण के रूप में हमें दिखाई देती है। यही बात लुसियन पाई समझाने का प्रयास करते हैं अपनी दूसरी विशेषता के साथ। तीसरी विशेषता, तीसरा लक्षण लुसियन पाई के अनुसार विभेदीकरण है। विभेदीकरण से तात्पर्य हमारा विभिन्नीकरण अथवा स्पेशलाइजेशन से है। इसका संबंध पॉलिटिकल सिस्टम की संरचनाओं के विसरण और विशेषीकरण से है। लुसियन पाई ये कहते हैं कि ये राजनीतिक व्यवस्था का खंडीकरण नहीं है अथवा उसके भिन्न भिन्न अंगों का पृथक्करण नहीं है, बल्कि यह उनका एकीकरण और विशेषीकरण है, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम से, राजनीतिक व्यवस्था से ये अपेक्षा रखी जाती है कि वे पदों और अभिकरणों के सुस्पष्ट और सीमित कार्यों को करें, श्रम का समान रूप से विभाजन करें, संरचनाओं और प्रक्रियाओं का एकीकरण करें, विशिष्टीकरण करें। इस प्रकार राजनीतिक विकास के उपयुक्त जो लुसियन पाई ने विशेषता बताई है, उससे स्पष्ट होता है कि समानता का संबंध मुख्य रूप से राजनीतिक संस्कृति से है और क्षमता का संबंध शासन की प्राधिकृत संरचनाओं के निष्पादन से है और विभिन्नीकरण का संबंध गैर प्राधिकृत संरचनाओं और समाज की सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया से। विद्यार्थियों, मित्रों, इस प्रकार लुसियन पाई महोदय ने अपनी ग्रंथ एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत राजनीतिक विकास को समानता, क्षमता और विभेदीकरण अथवा विभिन्नीकरण अथवा स्पेशलाइजेशन के माध्यम से बताया है, समझाया है। अब हम राजनीतिक विकास को आमंड और पावेल महोदय के अनुसार जो बताया गया है, आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास के जो लक्षण बताए हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। पहला, आमंड और पावेल महोदय ने अपने ग्रंथ द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज के अंतर्गत राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए हैं। पहला, भूमिका विशिष्टीकरण, दूसरा उपव्यवस्थाओं की स्वायत्तता और तीसरा राजनीतिक संस्कृति का लौकिकरण। इन तीनों विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर वे संपूर्ण पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, आमंड और पावेल महोदय भूमिका विशिष्टीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहां पाई राजनीतिक विकास के लक्षण के रूप में संरचनात्मक विभिन्नीकरण की बात करते हैं, वहीं पर आमंड और पावेल भूमिका विशिष्टीकरण की बात करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जहां लुसियन पाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जितना जो ढांचा है, जो सत्ता का ढांचा है, जो शासन सत्ता की संरचना है, उसमें स्पेशलाइजेशन को बताते हैं, वहीं पर आमंड और पावेल इसको यथार्थ रूप में धरातल पर उतारकर भूमिका विभिन्नीकरण की बात करते हैं। कहने का तात्पर्य है, वो ये कहना चाहते हैं कि यथार्थ में भूमिकाओं का विभिन्नीकरण, विशिष्टीकरण होना चाहिए। जैसे कार्यपालिका के रूप में कार्य करे और केवल कार्यपालिका के कार्यों को ये निष्पादित करे, व्यवस्थापिका के कार्यों को करे और न्यायपालिका की भूमिका जो है वो न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन करे। इसी को आमंड और पावेल भूमिका विभिन्नीकरण अथवा विशिष्टीकरण के नाम से संबोधित करते हैं। मित्रों, संरचनाओं की भूमिका में विशिष्टीकरण तब उत्पन्न होता है जब राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का विवेकपूर्ण विकेंद्रीकरण हो। अतः आमंड और पावेल राजनीतिक विकास का मुख्य लक्षण भूमिका विभिन्नीकरण को मानते हैं, बताते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, इस लक्षण के माध्यम से आमंड और पावेल ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि सत्ता का विवेकपूर्ण विकेंद्रीकरण, सत्ता का, शासन सत्ता का विवेकपूर्ण विकेंद्रीकरण जब होगा तो निश्चित रूप से वो भूमिका विभिन्नीकरण के रूप में हमें दिखाई देगा। मित्रों,
विद्यार्थियों, भूमिका विभिन्नीकरण विशिष्टीकरण के बाद दूसरा लक्षण आमंड और पावेल उपव्यवस्थाओं की स्वायत्ता को बताते हैं। उपव्यवस्थाओं की स्वायत्ता राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के साथ जुड़ी हुई है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था की जो क्षमता है वो भूमिका उपव्यवस्थाओं की स्वायत्ता के साथ जुड़ी हुई है। पाई महोदय जिसे राजनीतिक व्यवस्थाओं की क्षमता कहते हैं, जहां लुसियन पाई ने इसे क्षमता के नाम से संबोधित किया है, वहीं पर आमंड और पावेल इसे उपव्यवस्थाओं की स्वायत्ता कहते हैं। उपव्यवस्थाओं की स्वायत्ता के परिणाम स्वरूप सारी मांगे अपनी पूर्ति के लिए सरकार के किसी एक केंद्र के पास नहीं आती है, अपितु ये मांगे संबंधित उपव्यवस्था के सामने सम्मुख प्रस्तुत की जाती है और वह अपनी स्वायत्ता की सीमा के अंतर्गत ही इनकी पूर्ति करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब शासन सत्ता के अंतर्गत, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जब मांगे एक साथ किसी एक ही अंग के पास आ जाती है, तो वो अंग उस मांग का, उस समस्या का पूर्ण रूपेण और अच्छी तरह से समाधान नहीं कर सकता। इसलिए उस अंग के समक्ष जितने भी उप अंग हैं या उस व्यवस्था के नीचे जितने भी उप व्यवस्था हैं, उनको ये मांग पूरी करने का अधिकार होता है और वो अपनी स्वायत्ता की सीमा के अंतर्गत उन मांगों को, उन समस्याओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार से आमंड और पावेल ने, जहां लुसियन पाई ने क्षमता को बताया, शासन सत्ता की क्षमता को बताया है, वहां पर ही उपव्यवस्थाओं की स्वायत्ता को बता करके राजनीतिक विकास का ये दूसरा लक्षण प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, मित्रों, इसके बाद तीसरा और अंतिम लक्षण आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का लौकिकरण से है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की जो तीसरी विशेषता राजनीतिक संस्कृति का जो लौकिकरण है, उस लौकिकरण का संबंध सही रूप में संस्कृति से ही है। और इसका सरल अर्थ यदि हम देखें तो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया और निर्णय निर्माण में परंपरागत और धार्मिक मूल्यों और दृष्टिकोणों के स्थान पर जब गतिशील और लौकिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है, तो ये राजनीतिक संस्कृति का लौकिकरण कहलाता है। जब व्यक्तियों में सामाजिक और विधिक अथवा राजनीतिक क्षेत्रों में जब समानता स्थापित हो जाती है, तब राजनीतिक संस्कृति का लौकिकरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परंपरागत के स्थान पर आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, धार्मिक मूल्यों के स्थान पर परंपरागत मूल्यों को स्थान पर गतिशील मूल्यों को अपनाना, रीति रिवाज परंपरा के स्थान पर अंधविश्वास के स्थान पर वास्तविकता को, यथार्थता को स्थान देना राजनीतिक संस्कृति का लौकिकरण ही है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार स्पष्ट है, जहां पाई ने समानता का संबंध और चित्रपूर्ण तथा व्यवस्था के प्रति निष्ठा बढ़ाने वाली राजनीतिक संस्कृति और भावना से बताया है, वहीं पर लौकिकरण से इसका अर्थ लिया जाता है। केवल अंतर यह है कि इसमें समानता के विभिन्न पक्ष होते हैं और यही कारण है कि यह व्यापक संदर्भ से संबंधित है, जबकि लौकिकरण का संदर्भ इतना अधिक व्यापक नहीं है। मित्रों, आमंड और पावेल यह भी मानते हैं कि राजनीतिक विकास के ये तीनों लक्षण आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, गठबंधित हैं और एक में परिवर्तन निश्चित रूप से दूसरे में परिवर्तन ला देता है और तीसरे में परिवर्तन ला देता है। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक विकास की तीनों विशेषताओं का अनिवार्यतः एक साथ पाया जाना आवश्यक होता है और जरूरी होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में राजनीतिक विकास में भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्थाओं की स्वायत्ता, राजनीतिक संस्कृति का लौकिकरण आमंड और पावेल के अनुसार बताया और लुसियन पाई के अनुसार समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण के नाम से जो लक्षण उन्होंने बताए उसको समझाया। मित्रों, विद्यार्थियों, मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट का ये जो कंसेप्ट है वो निश्चित रूप से समझ में आया होगा
अगली वीडियो में हम पुनः राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में जो अंतर है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।